मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक हमारी विधानसभा में नहीं आया है और वो लोग बहुत परेशान हैं इसमें। माननीय आजम खान साहब के काफ़ी करीबी ही रहे हैं। राम गोविंद चौधरी साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने भी कहा था कि सिर्फ ये दो हाथ नहीं किया जाए, बंदे की भावना से न काम किया जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे और मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब विधायक थे जी। तो हम लोग इस शहर के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए लेकर के आए थे। उनका वजूद हमारे वजूद से बहुत बड़ा है और हमारा वजूद उनसे है, तो हमारी कोई औकात और हैसियत नहीं है उनकी मोहब्बत के आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति दर्शन पर। आज हम मौजूद हैं मुरादाबाद जिले के बिलारी विधानसभा क्षेत्र में। आज हम बात करेंगे यहाँ के आम नागरिकों से, उनकी समस्याओं के ऊपर। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए। संजीव कुमार। तो किस तरह की ज़रूरतें लगती हैं आपको इस क्षेत्र में? अब विकास होना चाहिए, विकास कोई हो दिखाई न दे रहा। दुकान के आगे नाला है हमारे, जरा सी बरसात हो जाए पूरा पानी आधी सड़क से ज़्यादा पानी भर जाए। अरे सर, अपना नाम बताइए आप। वसीम रजा। वसीम रजा जी, आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। अपने विधायक क्या बोलना चाहेंगे? विधायक जी क्या बोल रहे हैं, विधायक जी सही काम कर रहे हैं। अब सरकार सत्ता में नहीं है तो क्या काम करेंगे बताओ। सारे काम जब भी तो होंगे जब सत्ता में होंगे, तो विधायक जी सत्ता में नहीं तो क्या काम होंगे। अच्छा, अगर आपको एक कोई ज़रूरत लगे कि इस क्षेत्र में एक चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्या होगी? काम तो हर चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम। तो रोज़गार होना चाहिए और अस्पताल होने चाहिए। मरीज़ जो अपने परेशान है इस टाइम, वो काम यही होना चाहिए। क्या नाम है? तैयारी है तो तारीफ ही कर दो विधायक जी की, और क्या है। ज्ञान सिंह जी, आप कहाँ रहते हैं? रोजा। कहाँ पड़ता है? ये मीरपुर के पास बिलारी विधानसभा में पड़ता है। हाँ, बिलारी विधानसभा। आपको अपने विधायक का नाम पता है? विधायक का नाम भैयों। और इसके अलावा जो आपकी यहाँ की सड़कें वगैरह, ट्रैफिक को लेकर आपको परेशानी होती होंगी? हाँ, सब टूटा पड़ा है हमारा रोड। सब टूटा पड़ा है? सब टूटा पड़ा है रोड। कौन सा रोड? बीरमपुर को जाता है, बीरमपुर को बिलारी से लोकल में पड़ता है वो। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर हरवीर सिंह है। सर, कितने केस है लगभग बिलारी में अभी कोरोना के? अभी 5-6 केस हैं भाई सर। 5-6 केस हैं? जी हाँ। क्या मतलब आपको लगता है कि अगर बिलारी में केस बढ़ते हैं तो इन केसों को संभालने के लिए इतनी व्यवस्था है हमारी सरकार के पास, हमारे क्षेत्र में? हाँ, व्यवस्था बिलारी में तो कोई नहीं है भाई सर जी। बिलारी में कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था दिल्ली है या मुरादाबाद है। तो सर, आपने जैसे कि बताया कि बिलारी में व्यवस्था नहीं है चिकित्सा विभाग की, तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार क्यों काम नहीं कर रही है? आपके यहाँ पे क्यों काम नहीं हो रहा है? ऐसे क्या कारण है? मरीज कोई होता भी है तो भाई साहब, जनरल मरीज भी अगर कोई होता है तो उसे बाहर रेफर कर दिया जाता है, यहाँ से टाल दिया जाता है। तो यहाँ पर खुद व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही है? ये तो सरकार की बात है भाई साहब, सरकार तो बनाएगी। आपने कभी बात करने की कोशिश करी अपने? नहीं। नो सुविधा। कितने हॉस्पिटल हैं बिलारी में सर? बिलारी में प्राइवेट या सरकारी? सर, अलग अलग बता दीजिए। सरकारी तो एक है, प्राइवेट करीब 300-350 है। तो सरकारी हॉस्पिटल की हालत ठीक है? सरकारी हॉस्पिटल की हालत भी ऐसी है भाई साहब, डॉक्टर ध्यान ही ना रखते हैं। तो अभी आप बोल रहे थे कि बिलारी में अंदर घुसने ही नहीं देते हैं वो लोग, बाहर से मरीज को भगा देते हैं, बाहर से भगा देते हैं और देखते ही नहीं है। बहुत दूर से बल्ली लगा रखी है उन्होंने। मैं गया था एक बार वहाँ, तो लोगों को बाहर से ही वो दवाई लिख देते हैं, ना पूछते हैं, ना नब्ज देखते हैं, ना ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, ना कुछ, ना ऐसे कर देते हैं। सर, आपने बोल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल 300-350 है, जी फिर हाँ। तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वो सब झोला छाप डॉक्टर हैं भाई साहब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजनीति दर्शन पर। आज हमारे साथ बने हुए हैं मुरादाबाद जिले के बिलारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनीति दर्शन पर। सर, इस कोरोना काल में आपके क्षेत्र में किस तरह से आपने चुनौतियों को सामना किया, कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, कोरोना नाम की ये बीमारी नहीं, एक महामारी है जी। और जैसे इस महामारी से एक अकेली विधानसभा बिलारी नहीं, पूरा देश लड़ रहा है। और हम लोगों ने इस बीमारी को पूरी तरीके से ये समझा कि इसमें जागरूक होना ही इससे जीतना है। जो लोग बाहर से आना शुरू हुए, हमने लगभग 2800 लोगों को क्वारंटाइन कराया। हमें पता चला कि यहाँ पर सिर्फ सरकारी अस्पताल, एक ही सरकारी अस्पताल है, और अस्पताल में मतलब यहाँ तक कि जो मरीज होते हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उनके संग सही बर्ताव भी नहीं किया जाता। ये सच्चाई है ये? नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ अच्छा और कुछ गलत दोनों ही चीज़ें होती हैं। और सबसे पहले तो ये बता दें कि एक हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल बिलारी में है, एक हॉस्पिटल सोंडारा में है, रीठ में है, कुड़ में है। और मेरी विधानसभा में जो है, हम लोगों ने डॉक्टर्स के साथ बैठकर, चिकित्सा अधीक्षक के साथ बैठकर जो चीज़ें नहीं थी उनको कुछ हमने अपनी निधि से दिया, कुछ हमने अपनी सैलरी से दिया,
सैनिटाइज़र का इंतज़ाम कराया, बेड वगैरह, बेडिंग में जो जो इक्विपमेंट्स थे वो ज़रूरत के सामान हमने मुहैया कराए। तो ये हुआ कि इस बात को तो नहीं कहा जा सकता कि सब गलत था। जो गलत था उसको हमने दूर किया और इस कोविड से लड़ने के लिए उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और हम लोगों ने अपने यहाँ पर किसी भी सुविधाओं को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि हम यहाँ के एमएलए हैं। तो हमने एज ए एमएलए यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ऊपर के अधिकारियों से बात करके हमने यहाँ दवाइयों का माकूल इंतज़ाम रखा। जो जो चीज़ ज़रूरत की थी वो हमने अपने पास से मंगा करके रखी और हमने हर चीज़ को यहाँ पर मुहैया कराने का काम किया। सर, हमें आपके क्षेत्र के लोगों से पता चला कि बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत जल्दी पानी भर जाता है सड़कों पर, अंदर की जो सड़कें हैं बाज़ार की, जिससे कि सड़कें डैमेज भी हो जाती हैं, टूट भी जाती हैं और काफ़ी वहाँ पे गंदगी भी होती है, जिससे बीमारियाँ और पनपने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो सर, बारिश का पानी का क्या निजात, किस तरह से होगा इसका? ये अच्छा सवाल है। जब सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे और मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब विधायक थे जी, तो हम लोग इस शहर के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए लेकर के आए थे। हमने यहाँ पर जो है तमाम सड़कों का जाल बनाया था और हमारी प्लानिंग ये थी कि हम लोग जो है बिलारी के ख़ास तौर पर टाउन एरिया, क्योंकि नगर पालिका परिषद की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो है तालाब के लिए हमने इसके जितने भी तालाब थे उसमें चारों कोनों पर तालाब का प्रस्ताव दिया था जी। वो लगभग उस वक्त माननीय मंत्री आजम खान साहब ने मंजूर कर दिया था। तो हमने उस प्रोसेस पे काम किया था। तो हकीकत तो यह है कि जब सरकार बदल गई तो वो प्रोसेस भी रुक गए, विकास भी रुक गया और जो भी विकास कराया है वो हम ही ने कराया है, क्योंकि अब जो काम चल रहा है वो भी मेरे वालिद मोहतरम करीब 10 करोड़ रुपए लेकर के आए थे, जिसमें महाराणा प्रताप चौक से लेकर के चौधरी चरण सिंह चौक तक, पार्क तक जो विकास हो रहा है, डिवाइडर बन रहा है, जो नाले बन रहे हैं बराबर में पानी निकासी के, वो भी माननीय विधायक हाजी इरफान साहब मंजूर करा करके लाए थे। फिर मेरे विधायक बनने के बाद मैंने उसको इम्प्लीमेंट कराया था। ऐसे ही बिलारी में जैसे ही गांधी मूर्ति से आप जो है राजा के सैंसपुर तक जाएंगे, जहाँ अयोध्या शुगर मिल है, अब जो राणा शुगर मिल के डिस्टलरी है, वहाँ तक जो रास्ता है वो भी हमारी सरकार में ही हुआ था। और जो नालों का जो नाले साइड में बन रहे हैं वो भी हमारी सरकार के बन रहे हैं। तो उसी क्रम में जो बात सही है आपकी कि ये व्यवस्थाएं अब काफ़ी बिगड़ी हैं, क्योंकि विकास के नाम पर बुरा मत मानिएगा भाई, यहाँ इस सरकार ने कोई एक भी काम नहीं किया। जो पुराने काम हैं, पुराने नाले नाली हमने बनवाए थे उसी पे काम हुआ है। जो तालाब के प्रस्ताव हमने दिए थे उसको इस सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से आज हालात बहुत ख़राब हैं। उम्मीद करते हैं जब सरकार बनेगी इंशाल्लाह तो हम लोग जो है उसको कराएंगे और रब ने चाहा इस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने आपसे पूछा कि आपके क्षेत्र के क्या हालचाल है? हाँ, मुख्यमंत्री का फ़ोन आया था हमारे पास। मुख्यमंत्री जी ने हमसे जानकारी ली, सारे विधायकों को उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बात करने की कोशिश की। तो हमारे से 30 बिलारी विधानसभा में भी उन्होंने हमसे बात की। तो हमने उनसे कहा कि सबसे बड़ी समस्या राशन की है जी। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत राशन की इसलिए है क्योंकि जब लोग कमा नहीं पा रहे, लॉकडाउन हो गया, घर में बंद हैं, तो वो गरीब जो दहाड़ी वाले मजदूर हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी चलाते हैं, और जो लोग बेचारे रोज़ कुआं खोद के पानी पीते हैं, आज उनको बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस क्रम में कुछ व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री जी ने की थी कि कुछ जो लोग मनरेगा के मजदूर हैं, जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं और जो लाल कार्ड धारक हैं, उनको इन लोगों ने गल्ला फ्री देने का सरकार ने एक आदेश जारी किया था। तो हमने मुख्यमंत्री जी से ये कहा था जो NFS से जो गृहस्थी के कार्ड हैं, जो हकीकत में गरीबों के बनते हैं, जो काफ़ी जांच होने के बाद बनते हैं, जो उनको भी क्यों फ्री नहीं दिया जा रहा, उनको गरीब समझा जा रहा है, उनको गरीब क्यों नहीं समझा जा रहा, सबको एक श्रेणी में रखा जाए और सारे कार्डों को एक श्रेणी में रखकर सबको गल्ला फ्री मिलना चाहिए। उसी क्रम में मैंने अपनी निधि से 27 लाख रुपए का चेक यहाँ पर CDO को दिया था कि मेरी विधानसभा में ये 27 लाख रुपए मेरे ले लिए जाएं और मेरी विधानसभा में गल्ला फ्री बंटवा दिया जाए। तो मेरी बात का उन्होंने संज्ञान लिया और मेरी विधानसभा में लगातार 3 महीने के लगभग गल्ला फ्री बटा। इसके लिए मेरी कोशिशें कामयाब रहीं और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त करूँगा। और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं अभी? देखिए, क्योंकि मैं विपक्ष का विधायक हूँ जी, हकीकत तो यह है कि मेरा सोचना यह है कि हर एक घर में एक सरकारी मुलाजिम होना चाहिए जी, चाहे वो छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो। लेकिन मैं देखिए कहूँगा तो ज़रूर ये बात कि इस सरकार में पता नहीं क्यों आपने महसूस किया होगा कि नौकरियों का वैसे ही दिक्कत है। जो नौकरियां लगी हुई थी, जैसे आपने देखा होगा कि जल निगम में AE और जितने भी अधिकारी स्तर की जो जॉब थी वो सारी की सारी उन्होंने ख़त्म तो कर दी, लेकिन उनको नए सिरे से नहीं लगाया। तो शायद पता नहीं क्या इनकी स्ट्रेटजी है। अभी तो हम लोग कोशा हैं, हम चाहते थे, अब जैसे ये भर्ती आपने देखी होगी
शिक्षक भर्ती 69,000 अप्रोक्सीमेटली जो हुई थी, उसमें कितना बड़ा घोटाला सामने आया है। ऐसे ही हमारे अखिलेश भाई ने लगभग मॉन्टेसरी स्कूल के जो टीचर्स हैं और उर्दू टीचर्स में लगभग 14,200 लोगों की भर्तियां मंजूर की थी सरकार जब हमारी चल रही थी। तो उसमें लगभग 10,200 लोगों की तो नौकरियां लगभग इम्प्लीमेंट हो गया था, काम उन पर चालू हो गया और वो लग भी गए थे। बट जो 4,000 उर्दू टीचर्स थे वो आज तक नहीं लग पाए हैं, जिनका मामला कोर्ट में भी चला गया था। कोर्ट में भी वो लोग डायरेक्शन लेके आ गए, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि उनको क्यों आप नौकरी नहीं दे रहे। तो बस ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। नौकरी नहीं होगी तो युवा आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर शिक्षा भी ज़रूरी है युवा के लिए, तो आपके क्षेत्र में तो कोई डिग्री कॉलेज ही नहीं है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे यहाँ सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है जी। उन्होंने लगभग अपनी बहुत बेशकीमती जगह जो टाउन एरिया में पड़ती है उसमें हमारे वालिद साहब ने रॉयल गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया जी, जो कि बहुत शानदार तरीके से आज भी संचालित है। हमारे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मैंने उसका नाम मोहम्मद इरफान रॉयल गर्ल्स डिग्री कॉलेज कर दिया, क्योंकि वालिद साहब बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है कि बढ़ेगा प्रदेश कब या क्षेत्र कब, जब पढ़ेगा जी, और पढ़ेगा तब जब उच्च स्तरीय शिक्षा हो, महाविद्यालय हो। तो महाविद्यालय के लिए अबू जी ने प्रस्ताव दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो उस पर ज़मीन की थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन हमने अब ज़मीन तलाश ली थी, तब तक वालिद साहब का हादसा हो गया था, पापा का इंतकाल। जी जी जी। तो उसके बाद उससे पहले ही अबू जी ने शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज महाविद्यालय खोला, एक बहुत शानदार इंटर कॉलेज खोला और एक बहुत शानदार स्कूल खोला, जिसमें हमने गरीबों के लिए ख़ास तौर पर ये शिक्षा का स्तर अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सी सुविधाएं देने का काम पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं। तो हम चाहते यही हैं कि वालिद साहब कहा करते थे कि बेटियों का स्पेशलाइजेशन इसलिए होना चाहिए कि बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, रोशनी कर देती हैं जिस घर में चली जाती हैं। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये कोशिश करी है और आगे अल्लाह ताला सरकार लाएगा तो इंशाल्लाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ आने वाले टाइम में एक को एजुकेशन का डिग्री कॉलेज जो राजकीय डिग्री कॉलेज खुलेगा इंशाल्लाह। और वालिद साहब ने अपनी रहती ज़िंदगी में यहाँ लगभग 6 से 7 राजकीय इंटर कॉलेजेस खुलवाए हैं जी, जो नगलिया जट से लेकर नारायणपुर देवा से लेकर थामला से लेकर, और एक ITI कॉलेज माननीय विधायक जी ने खुलवाया था जी। तो शिक्षा के स्तर पर मेरे अबू जी ने बहुत काम किया था, लेकिन अब सरकार नहीं है तो हम लोग बस अपने ही इदारे को फिलहाल आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार आएगी तो इंशाल्लाह ताला लड़कियों वाला जो इदारा है ये आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, इसको और हम वसी करेंगे और इंशाल्लाह ताला गर्ल्स डिग्री कॉलेज के साथ साथ राजकीय डिग्री कॉलेज की भी मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे। तो सर आपके क्षेत्रवासी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही उन्हें डिग्री कॉलेज भी मिलेंगे? मेरा तो ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ ये है कि मेरा क्षेत्र आगे भी बढ़ेगा तब जब पढ़ेगा। सर वैसे हमने काफ़ी लोगों से पता भी किया आपके बारे में, तो लोग काफ़ी खासा प्यार करते हैं आपसे, सबको अपना ही बोलते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके पिता इस क्षेत्र के विधायक रहे, उसके बाद अचानक से उनका देहांत हो गया, फिर आप यहाँ के विधायक बने, तो सर उस चीज़ को उतनी ही अच्छे से मेंटेन करना, उसे उतनी ही अच्छे से बनाए रखना, इसके पीछे का क्या राज है? मिटा दे अपनी हस्ती को जी। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह। दरअसल जो तरबियत होती है ना वो इंसान की, वो उसके वालिद मोहतरम से आती है। मेरे वालिद साहब एक बहुत नेक, सच्चे, ईमानदार, नमाजी, परहेजगार, हर धर्म का आदर करने वाले इंसान रहे, जी बिल्कुल, जिनकी सोच ये रही है कि हकदार को हक दिलाने की बात उन्होंने मेरे वालिद साहब ने की है। क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा हूँ। मेरे वालिद साहब मुझे अपने बेटे से ज़्यादा अपना दोस्त समझते थे और मुझे हर बात इस तरीके से समझा देते जैसे कि वही चीज़ अपने वालिद साहब से मैंने ली जो मुझे सिखाते थे इंशाअल्लाह। तो ये उन्हीं की मोहब्बत, उन्हीं की तरबियत और उन्हीं की सोच का नतीजा है कि मैं उन्हीं की सोच को आगे बढ़ा रहा हूँ और मोहब्बत के पैमाने को इंशाअल्लाह ताला धर्म को आस्था का रूप मानकर, कि धर्म आस्था का नाम है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है, लेकिन सभी वर्गों का, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, झगड़े लड़ाई हो, फसाद हो तो खत्म होना चाहिए, मोहब्बत और अमन की बात रहे, विकास, शिक्षा और जिसे ज़रूरत पड़े उसके लिए हाजिर रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक हैं। ये तो वोट डलता है तब लोग अपने राजनीति तरीके से बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद हम सबके MLA हैं। हमारे वालिद साहब ने भी यही कहा था, हमने भी यही कहा, हम सबके खादिम हैं, सबके सेवक हैं। MLA उन लोगों ने बनाया है जी, हमारे वो बादशाह हैं, हम उनके सेवक हैं। उनका वजूद हमारे वजूद से बहुत बड़ा है और हमारा वजूद उनसे है, तो हमारी कोई औकात और हैसियत नहीं है उनकी मोहब्बत के आगे। उनका प्यार हमेशा हमें मिला, आशीर्वाद मिला, दुआएं मिली, इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आगे भी मिलेंगी और रब ने चाहा मिलती रहेंगी, तो मैं खिदमत करता रहूँगा। और प्रदेशों को देखें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोरोना पर काफ़ी हद तक एक काबू पा लिया है,
क्या आप सहमत है इससे? जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था, आप उस वक्त के आंकड़े उठा करके देखिए और जो आज है उसके आंकड़े उठा करके देखिए। अब मैं क्योंकि पूरे प्रदेश की राजनीति तो नहीं करता, मैं बिलारी की राजनीति करता हूँ, तो मैं आपको अपनी बिलारी के बारे में बताता हूँ। जी। मेरी बिलारी में जिस वक्त लॉकडाउन मुकम्मल हुआ चौथा, उस वक्त तक कोई मरीज़ हमारे यहाँ नहीं था। जबकि जो प्रवासी मजदूर थे, हमने उन पर बहुत काम किया, हमने अपनी गाड़ियाँ लगाई, हमने सेंटर बनाए, हमने अपने यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाए, हमने लोगों को परमिशनें कराई, लगभग 1400 लोगों की परमिशन हमने यहीं कराई, हमने लोगों को अस्पताल डॉक्टर के लिए परमिशनें करा करके भेजा, जो हम कर सकते थे सारे काम किए। और लॉकडाउन के वक्त अल्लाह के करम से हमारे यहाँ कोई मरीज़ नहीं था। अब आप ये गौर करें कि लॉकडाउन जब खोला गया तो हमने ये प्रस्ताव दिया था कि अभी लॉकडाउन को ना खोला जाए, थोड़ा सा वक्त समझकर इसको थोड़ा सा व्हील देकर और बढ़ा दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरी बिलारी में लगभग कोरोना से 2 मौतें तो मेरी बिलारी में हो गई। लगभग 8 से 10 एक्टिव मरीज इस वक्त मेरी बिलारी में मौजूद हैं। लगभग मेरे यहाँ 100 कुछ जांचें होने के लिए गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं फेलियर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तो वो आपको आंकड़े दे रहा हूँ जी जी, जो आंकड़े इस वक्त बढ़ रहे हैं। ऐसे ही मुरादाबाद ज़िला है, ऐसे ही संभल ज़िला है, और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि संभल, मुरादाबाद और बिलारी को ही आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। फेलियर तो नहीं कहूँगा, कोशिशें रही हैं, लेकिन कोशिशें नाकाफ़ी रही हैं। ज़रूरत पे चीज़ों को रोका गया है, और ज़रूरत पे अगर थोड़ा सा वक्त इसको सही तरीके से मशवरे में ले आया जाता तो शायद ये और अच्छे से हम इस जंग को लड़ पाते। बिलारी में लोग कितनी संख्या में लोग बाहर से आए हैं अभी तक? टोटल मेरे यहाँ पर एट प्रेजेंट जो बाहर से लोग आए हैं वो 5000 से ज़्यादा लोग आए हैं, जो टोटल लॉकडाउन में। तो वो 5000 लोग जो अपना काम छोड़कर आ चुके हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो अपने खाने कमाने के लिए बाहर गए हुए थे, अब वो तो आ गए वहाँ से छोड़ के, अब वो आप ही की जिम्मेदारी है, तो सर उनके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? ये क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे इस वक्त, क्योंकि हमारे हाथ एकदम से ये हैं। हमने अपने सारे लोगों को जैसे जैसे हमने 397 बूथों पर अपने बूथ लेवल एजेंट लगा रखे हैं, सबके हमने जो है अपने डेटे कलेक्ट कर रखे हैं। हमने ये बात प्रशासन को के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी तक भेजी है कि या तो इनके लिए कोई उद्योग धंधा लगे, या इनके लिए कोई ऐसा कारोबार सेट हो जो लोग अपनी जीविका चला सकें, या कोई ऐसा तरीका तैयार हो, क्योंकि आप इनको कहाँ तक, अगर आप राशन भी देंगे तो कब तक, या कोई अगर फ्री राशन की व्यवस्था 3 महीने के लिए वो ख़त्म हो गई तो सारे लोग में त्रहमाम मचा हुआ है, अभी कोई व्यवस्था उनकी नहीं बन पाई है। हमने कोशिश की है, क्योंकि हम एक विधायक हैं, हमारे साथ एक और थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए की हमारी निधि थी, उसको भी कोविड फंड में ले लिया गया है। आपने देखा होगा कि हम लोगों को तो पूरी तरीके से, अब एक तरीके से जो विकास कार्य थे हम वो भी नहीं करा पा रहे। जब निधि हमारी ले ली गई है तो हम कहाँ से विकास कराएंगे? नंबर 1, लगभग 30% का हमारा जो सैलरी का सिनेरियो है वो भी इन लोगों ने काट लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर मुख्यमंत्री जी अब इस पर मंथन कर रहे होंगे या सरकार देख रही है, लेकिन हमारी विधानसभा बिलारी के उन मजदूरों को अभी तक कोई सुविधा ना मिली है। हमने बहुत प्रयास किया है, अथक प्रयास कर भी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मजदूरों के साथ ये जाति ना हो, उनका कोई ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था बननी चाहिए, कुछ भी हो चाहे, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। और जहाँ तक है हम मांग करते रहेंगे, आखिरी दम तक मांग करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारी जान और शान है, बहुत परेशान है वो लोग। तो सर इसका मतलब अभी तक हमारे पास उन लोगों को देने के लिए आश्वासन तक नहीं है? आज तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक हमारी विधानसभा में नहीं आया है, और वो लोग बहुत परेशान हैं, इस वक्त जिल्लत में हैं बेचारे, और इस वक्त बड़े अपने आप को मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। आप माननीय आजम खान साहब के काफ़ी करीबी रहे हैं और हैं भी आप, तो सर अभी उनसे आप क्या कांटेक्ट में हैं? अभी उनसे किस तरह से उनकी हालचाल हैं, क्या कुछ जानकारी है आपको? देखिए, लॉकडाउन होने से पहले हम मुलाकात किए थे जी, और उसके बाद आपने सुना होगा कि जो हमारी विधायक हैं तजील फातिमा साहिबा, उनको हादसा हुआ था और वो बाथरूम में गिर गई। जी जी जी, काफ़ी उनके चोटें आई थी। तो हमने मांग की थी मुख्यमंत्री साहब से कि मानवता के नाते, विधायक होने के नाते, माननीय विधायिका जी को पीजीआई में एडमिट करा दिया जाए, जिससे कि उनका माकूल उनका इलाज हो सके, क्योंकि वो बेचारी पहले से ही बीमार हैं। उनकी डिस्क में प्रॉब्लम थी, तो सरगंगाराम में उनकी डिस्क, आर्टिफिशियल डिस्क ये हुआ था ऑपरेशन, और डली थी, उसका प्लेट डली थी। तो उसके बावजूद भी बेचारियों के साथ कोई इस तरीके का मदद नहीं मिल पाई सरकार की तरफ से, और क्योंकि दोनों की उम्र 70 साल के करीब है, तो मुख्यमंत्री जी और अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो उम्र दराज हैं उनको पैरोल पर रिहा कर दिया जाए।
हमने चिट्ठी बनाकर भी दी थी। राम गोविंद चौधरी साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने भी कहा था कि सिर्फ ये दो हाथ नहीं किया जाए, बंदे की भावना से न काम किया जाए। कोरोना मौत का सामान है, ये किसी के लिए भी घातक हो सकता है, और जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको तो ज़्यादा परेशानी है। तो हमारी बात नहीं मानी गई। आज हम परेशानी के आलम में हैं। माननीय आजम खान साहब जो सांसद हैं, अब्दुल्ला साहब जो विधायक हैं, और माननीय तजीन फातिमा साहिबा, तीनों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं सर, किया गया। आप बोल रहे हैं कि ये बदले की भावना से ना किया जाए, लेकिन सर उन पर दर्जनों केस हैं, उनका क्या? देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ जिन पे दर्जनों केस हैं, बड़े बड़े इनके केस आप देखेंगे तो कोई भी केस ऐसा नहीं है जो बेलेबल ऑफेंस ना हो। आप देखिएगा कि इस कोरोना काल में ऐसे बहुत से लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, आप समझ जी, जाएंगे। कत्ल के मुलजिम भी लोग, कत्ल के जो लोग हैं वो भी बाहर आ गए। आप इनका देखिए, ढोर चोर, भैंस चोरी, चप्पल चोरी, दीवार गिराना, ये सब के मुकदमे कायम हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मुकदमे कायम हुए हैं वो सब जमानती हैं, उन पर ज़मानत भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि कोर्ट नहीं खुल पाई थी। अब हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे, इंशाल्लाह उन्हें जमानत जल्दी मिलेगी और जल्दी बाहर आएंगे। जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। राजनीति दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप वीडियो को देख पाएँ और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।